हेलो बच्चों, RS बिस्ट द ट्यूटर पर मैं रविंदर सिंह बिस्ट आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है व्हीट स्टोन ब्रिज। अब सबसे पहले जो है ये व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है उसे समझने के लिए एक थे प्रोफेसर व्हीट स्टोन थे, इंग्लैंड के साइंटिस्ट। उन्होंने क्या किया कि एक चार जो है रेजिस्टेंस को एक क्वाड्रिलेटरल के अलोंग लिया, कुछ इस तरह से। ये वाली ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है और ये चौथा रेजिस्टेंस है। ये R1, R2, R3 इसे ले लीजिए और R4 इसे ले लीजिए। तो प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने क्या किया कि इन चारों रेजिस्टेंस को एक क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड के अलोंग कॉन्फ़िगरेट किया और उसके बाद उन्होंने एक डायगोनल के अक्रॉस सेल लगाया। यहां इस डायगोनल के अक्रॉस सेल लगाया और इस दूसरे डायगोनल के अक्रॉस उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लिया और एक की ली, की K2, ये वाली की K1। उनका अरेंजमेंट कुछ इस तरह का था। उस अगर आप जो है इस क्वाड्रिलेटरल को देखें तो ये A, B, C और D ये क्वाड्रिलेटरल है। तो उन्होंने क्या किया कि चार रेजिस्टेंस एक क्वाड्रिलेटरल के अलोंग लगाए और एक डायगोनल से उन्होंने करंट को फ्लो किया और दूसरे डायगोनल से उन्होंने गैल्वेनोमीटर लगा करके उस करंट का डिटेक्शन लिया कि कितनी करंट इस दूसरे डायगोनल से आ रही है। उन्होंने इन रेजिस्टेंस को R1, R2, R3, R4 को इस तरह से एडजस्ट किया कि एक डायगोनल के अक्रॉस जब उसने AC के अक्रॉस करंट फ्लो की तो दूसरे डायगोनल में उसको कोई करंट नहीं मिली। यहां उसको करंट अगर 0 मिलती, पहले किस तरह से उन्होंने उसको कॉन्फ़िगरेट किया, किस तरह से उन्होंने रेजिस्टेंस को चारों क्वाड्रिलेटरल के साइड के अलोंग, चार साइड के अलोंग कैसे जो है वो किया, कैसे एडजस्ट किया। उन्होंने इस तरह से एडजस्ट किया कि अगर वो पहले डायगोनल के अक्रॉस सेल लगाते हैं तो दूसरे डायगोनल में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। अगर इस तरह की कंडीशन यहां पर आ जाती कि एक डायगोनल के अक्रॉस सेल लगाने से दूसरे डायगोनल में कोई करंट फ्लो नहीं होती, तो तब हम इस व्हीटस्टोन ब्रिज को बोलते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। बैलेंस ब्रिज बोलते हैं इसको। ये हो गया बैलेंस ब्रिज। यानी आपको R1, R2, R3, R4 को इस तरह से एडजस्ट करना है कि एक डायगोनल के अक्रॉस करंट फ्लो करने से दूसरे डायगोनल के अक्रॉस कोई करंट फ्लो ना हो, तो इसको हम बैलेंस ब्रिज बोलते हैं। और इस बैलेंस जब ये बैलेंस हो जाता है, ये ब्रिज जब बैलेंस हो जाता है इस तरह से, तो उस वाली स्थिति में R1 जिसे वास्तव में वहां पर उन्होंने P कहा था, R2 को Q, R3 को R और R4 को S। तो जब उन्होंने इन डायगोनल को इस तरह से बैलेंस ब्रिज बनाया कि एक डायगोनल के क्रॉस करंट फ्लो करने से दूसरे डायगोनल के क्रॉस करंट नहीं आ रही हो, तो तब हम इसे कहते हैं बैलेंस ब्रिज। और उस वाली स्थिति में P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के इक्वल होता है। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S। ये P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S केवल तभी है जब ब्रिज बैलेंस हो। और ब्रिज बैलेंस कब होगा? जब एक डायगोनल के अक्रॉस करंट फ्लो करने से दूसरे डायगोनल के अक्रॉस कोई करंट फ्लो ना हो रही हो, उसी वाली स्थिति में ब्रिज बैलेंस होगा। और जब ब्रिज बैलेंस होगा तो P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के इक्वल होता है। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। अभी आप किरचॉफ लॉ आपने पढ़ लिए हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा ही है। तो यहां पर अगर आप किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो किरचॉफ लॉ से भी आप इसे निकाल सकते हैं, आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मैं ले रहा हूं, यहाँ पे इसको दो लूप है इसमें, ये पहला लूप और ये दूसरा लूप। और इसमें मान लीजिए मैंने पहले ही कहा कि आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। फिलहाल पहले आप यहाँ पे सेल की करंट की डायरेक्शन लीजिए। ये इधर आ गया ऐसे, ये इधर I1 चला गया और मान लीजिए इधर I2। अब करंट यहां से आए तो इधर तो करंट जा ही नहीं रही है, क्योंकि बैलेंस ब्रिज के केस में करंट इस BD पर कोई करंट नहीं है, तो वहां हमने हटा दिया।
और जो I2 करंट यहाँ से आ रही होगी पूरी की पूरी I2 करंट यहाँ चली जाएगी। यहाँ से जो I1 करंट आ रही है इसमें तो जा ही नहीं रही है करंट, तो सीधे करंट I1 यहाँ आ रहा होगा और I1 प्लस I2 फिर यहाँ से आता हुआ ये सर्किट क्लोज हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इस बीच वाले सर्किट पे हमने बैलेंस ब्रिज की कंडीशन में I यहाँ 0 है। ये बीच वाली जो लाइन है BD इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो अब आप कीजिए इसमें इन लूप 1 किरचॉफ लॉ लगाइए। लूप 1, तो लूप 1 में मैं कोई भी आप लगा लीजिए। इसमें मैं आपको पहला वाला जो रूल लगाया हमने किरचॉफ लॉ वो ले रहे हैं यहाँ पे। ये ऐसे कोई भी डायरेक्शन आप चूज कर सकते हैं। ये मैंने डायरेक्शन जो चूज की ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर भी मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा हूँ, ये आ जाएगी। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ गई। तो इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पर कोई ई तो है नहीं, कोई सेल यहाँ पे नहीं जुड़ा हुआ है इस लूप से, तो वो तो 0 हो गया। अब आइए प्लस IR का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम इधर आ रहे हैं, तो यहाँ पर करंट इधर जा रहे हैं, आप उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका माइनस I2। अपोजिट करंट में प्लस I2, तो प्लस I2 और R3 ये हो गया। फिर आप आगे गए तो यहाँ पर करंट के अलोंग जा रहे हैं आप इसमें, तो I1 इंटू P, और करंट के अलोंग जा रहे हैं तो माइनस में होगा, तो माइनस I1 इंटू P। R3 की जगह यहाँ केवल R है, I1 इंटू P इक्वल टू 0। तो ये हो गया बच्चे आपका I2R इक्वल टू I1P, इक्वेशन नंबर 1। लूप सेकंड में, लूप सेकंड में देखिए यहाँ पे, यहाँ पर आप करंट के अलोंग जा रहे हैं, इधर क्यू करंट के अलोंग ऐसे आप जा रहे हैं, तो करंट के अलोंग जा रहे हैं तो माइनस I2 इंटू क्यू, और यहाँ पे आप इधर आ रहे हैं, करंट आ रही है इधर, उसके अपोजिट आप जा रहे हैं, तो I2 इंटू एस, अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस I2 इंटू एस, कोई सेल नहीं है तो 0। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लिख सकते हैं I2S इक्वल टू I2Q, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी को आप आगे लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करते हैं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका I1P। फर्स्ट है आपका I1P, सेकंड I2, यहाँ पर I2 है, I1 होना चाहिए था, ये I2 था और ये I1 था ऊपर से, तो I1R2 होना चाहिए था, इससे I1Q, ये I2Q की जगह I1Q आना है इसमें यहाँ पे। तो यहाँ पर जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो I1P अपॉन I1Q इक्वल टू, यहाँ हो गया आपका I2R अपॉन यहाँ पर I2S, ये हो गया। और इसे जब आप यहाँ I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो P अपॉन Q इक्वल्स टू R अपॉन S, ये आ गया। तो यहाँ पर ये आप किरचॉफ लॉ के थ्रू आप सिंपली इसको ड्राइव भी कर सकते हैं। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं कि एक जब 4 कंडक्टरों को क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड के अलोंग रखा जाता है और उन रेजिस्टेंसों को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि एक डायगोनल से करंट फ्लो होने से दूसरे डायगोनल में अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस तरह से अगर आपने रेजिस्टेंस को एडजस्ट कर दिया, तो उसमें P और Q का जो रेशियो है वो R और S के रेशियो के हमेशा इक्वल होता है। और इसमें जब ये हमेशा इक्वल होता है तो इसी को हम बोलते हैं बैलेंस ब्रिज। और जब बैलेंस ब्रिज होता है तो P अपॉन Q और R और S का जो रेशियो वो हमेशा इक्वल आता है। तो बच्चों ये था आपका व्हीटस्टोन ब्रिज। इसी के बेस पर कुछ एप्लीकेशन भी हैं जो हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।